नमस्कार। बिहार दूरदर्शन के बेहद खास कार्यक्रम जो कि एक व्यक्ति विशेष कार्यक्रम होता है, एक मुलाकात, उसमें हमारे बीच बहुत ही लोकप्रिय चर्चित नर्तक कोरियोग्राफर दिवेश मिर्चंदानी जी। दिवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवेश जी, आप पटना आए हुए हैं और शायद पटना पहली बार आए हैं। रॉक एंड रोल द्वारा जो आयोजित वर्कशॉप है उसमें प्रशिक्षण देने के लिए आपको पटना आके और नए प्रशिक्षु को प्रशिक्षित करते हुए कैसा फील हो रहा है? पहले तो सबको नमस्ते एंड धन्यवाद कि आपने मुझे बिहार में पटना में बुलाया है। पहली बार मैं पटना में ही नहीं, बिहार में पहली बार आया हूँ, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और वर्कशॉप यहाँ पे लेना तो मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि कभी बिहार आ जाऊँ। तो अभी ये मेरे को एक मौका मिला है यहाँ पर आने का। बिहार में जो एक गुरुओं की धरती है, जो एक धार्मिक धरती है, जिसकी हिस्ट्री इतनी वाइड और इतनी लार्ज है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी इन पटना। दिवेश जी, ये आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? आपको किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ा? हमारे दर्शक और हम जानना चाहेंगे आपसे। तो मेरी जो डांस की जर्नी है वो बहुत यंग एज से स्टार्ट हुई जी। मुझे पहले से ही पता था कि मुझे डांसर बनना है, बिकॉज रिदम था बॉडी में एंड टीवी से देखकर ही मैं सीखता था, तो मेरे लिए बहुत इजी था। बट प्रोफेशनली मेरी मॉम ने मुझे डांस क्लास में ज्वाइन करवाया जब मैं 15 इयर्स का था। मैं चाहता था कि मैं पढ़ूं और जर्नलिस्ट बनूं, बट उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया वहाँ पर एंड विद इन 6 मंथ्स आई थिंक मुझे वहाँ पे ऑफ़र दिया गया कि आप यहाँ पे सिखाओ। जी जी। तो दैट वाज तब मुझे पता चला कि येस, मैं कर सकता हूँ ये। एंड 15 इयर्स से लेके आज तक मैं डांस सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एज अ मेल क्लासिकल डांसर थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज जब मैंने क्लासिकल स्टार्ट किया 13 साल पहले, जी। तो तभी मैं जिस डांस क्लास में जाता था वहाँ पे कोई बॉयज़ नहीं थे, मैं अकेला एक लड़का था और वहाँ पे कुछ 110 लड़कियाँ थी। तो लेकिन मुझे पता था कि मुझे ये सीखना है। जी। बट बाहर सोसाइटी में ऑफ कोर्स जब मैं जाता था और मेरे कुछ फ्रेंड्स बात नहीं करते थे, सोचते थे कि ये पता नहीं कथक वगैरह कर रहा है, तो ये कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। जी। बट आज वही सब लोग मुझे फॉलो करते हैं, मिलते हैं, मिलना चाहते हैं। सो ये एक जर्नी रही है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मेल क्लासिकल डांसर तब जी। क्लासिकल करना। बट अभी तो बहुत सारे मेल डांसर्स हैं, सो इट्स मच ईजियर नाउ। वाह, बहुत बढ़िया दिवेश जी। जब एक माँ एक बच्चे को कहती है जा बेटा तो सीख, ये अपने आप में रोमांचकारी होता है। दिवेश जी, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? और हम ये भी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई और साथ में नृत्य का जो ये, उसमें आपको पढ़ाई को कैसे एडजस्ट किए और नृत्य को कैसे सीखते थे? मेरी पढ़ाई तो मैंने बीकॉम किया है, आई एम अ ग्रेजुएट। मैंने किया है मैनेजमेंट, मेजर्स इन मैनेजमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि जो एजुकेशन मुझे मिली है, इट्स नॉट अबाउट कि कितना मैंने क्या डिग्री है मेरे पास। अब मैं जब सोचता हूँ, मैं अपनी मॉम से भी उस दिन बात कर रहा था कि मैं हमेशा कहता था कि मॉम, आप मुझे क्यों ड्राइंग क्लास भेज रहे हो, सिंगिंग क्लास क्यों भेजते रहते हो, यू नो वॉइस, पब्लिक स्पीकिंग, वॉइस एंड एक्सेंट क्लासेस क्यों भेजते हो, एक्टिंग क्लासेस, कराटे क्लासेस, इतने सारे क्लासेस में मेरी मॉम मुझे डालती थी ना। मैं सोचता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब क्लासेस, कोई कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन अब मुझे पता चला है कि कैसे मुझे ड्राइंग ने हेल्प किया है, राइटिंग क्लासेस ने हेल्प किया है, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस ने मुझे कैसे हेल्प किया, जो मैं इतनी कंट्रीज़ में जब मैं जाके बात करता हूँ, सिखाता हूँ वहाँ पर। मैंने एम्बेसीज़ में जाके लेक्चर्स दिया है, तो तभी जो कॉन्फिडेंस जो अभी डेवलप हुआ है ना, दैट इज़ एजुकेशन। और ये सब जो हम बच्चों को ट्रेन करते हैं बचपन से ही, सब अलग अलग क्लासेस में भेजना, ये सब काम आता है हमें। तो पूरा क्रेडिट मेरी मॉम को जाता है। तो मेरा एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट कि मैंने बीकॉम किया है, बट इट्स एवरीथिंग, जो पूरा एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ का। अलग अलग डांस क्लासेस में मैं जाता था, कितना ट्रैवल, मुंबई में इतना डिफ़िकल्ट है ट्रैवल करना, तो ट्रेन में जाके, ये भी एक एजुकेशन है कि आप ट्रेन में जा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, क्लासेस में जा रहे हो, फिर वहाँ पे आप सीख रहे हो। तो आई थिंक दिस ओवरऑल इज़ माई एजुकेशन, और ये मुझे अभी बहुत काम आ रहा है। दिवेश जी, आपने कहा कि कला जो है समग्रता की चीज़ है, क्योंकि पेंटिंग, सारी चीज़ों को जब आप समझते हैं तो आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो सामने विज़न के रूप में दिखता है। तो आपने ये भी कहा कि विदेशों में जब हम सिखाने जाते हैं, तो आप ये हमसे शेयर कीजिए कि जब आप बाहर सिखाने जाते हैं तो उसका अनुभव कैसा रहता है? मेरा जो फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप था वो था साउथ अमेरिका में। इट वाज इन कोलंबिया।
जो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, तो मैं सोच रहा था कि एक तो पहली बार विदेश जाने वाला हूँ खुद से एंड वर्कशॉप लेना है, तो अभी स्पेनिश तो मुझे आती नहीं। वहाँ से स्टार्ट हुआ, साउथ अमेरिका में लिया, फिर चाइना, फिर ताइवान, रशिया, हर जगह ये लोग अलग भाषा, और इनकी इंग्लिश इतनी ख़राब है और ना उनको मेरी इंग्लिश समझ में आती है ना मुझे उनकी। अब इनको कैसे सिखाया जाए? तो लेकिन जब डांस करते करते और जो भाव है, एक्सप्रेशंस है, और आई थिंक डांस इटसेल्फ इसकी कोई मतलब एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, डांस खुद ही एक लैंग्वेज है। तो जब मैं उनको एक्सप्रेशन से बताता हूँ, ऑफ कोर्स ट्रांसलेटर तो होते ही है वहाँ पे, बट जब मैं उनको एक्सप्रेशन से अपने बता रहा हूँ तो उनको समझ जाता है। ओके, अगर मैं उनको अगर मैंने खाली उनको ये बताया कि ये किया, तो उनको पता है कि ये घूंघट से शर्माना और फिर ऊपर देखना और फिर से शर्मा जाना। तो ये तो सारी चीज़ें तो हर किसी को पता ही है, बहुत बेसिक चीज़। तो तब मुझे पता चला कि ऐसे मुझे इनको सिखाना है। बट ऑफ कोर्स अभी चाइना जाओ तो उनका जो मेंटालिटी है, वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, समझ है, एजुकेशन है, उसको समझना है हमें। तो अगेन यहाँ पे ये पूरा एजुकेशन जो मुझे मिला है वो काम में आता है। अब चाइना में जा रहा हूँ तो मुझे उनको नोट्स बना के देने हैं, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर इंग्लिश लैंग्वेज। आपके राइटिंग स्किल्स करेक्ट होने चाहिए, आपके ड्राइंग स्किल्स करेक्ट होने चाहिए। मुझे उनके मुद्रा सिखाना है कि ये पताका है, त्रिपताका, तो ये ड्रॉ करके बताना है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे बच्चों को सिखाना है, तो ये सारा जो एजुकेशन की जो हम बात कर रहे थे, ये अब मुझे काम आती है यहाँ पे। तो चाइना, स्पेन में भी, एंड धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उनका मैं सीख भी लेता हूँ, कुछ वर्ड्स, जैसे एटलीस्ट नंबर्स में सीख लेता हूँ, तो ईजी होता है कि 5, 6, 7, 8 बोलना है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है वर्कशॉप का अलग अलग देशों में, एंड इट हैज़ बिन अ ग्रेट जर्नी। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि क्या होता है, अगर मेरा आज वर्कशॉप फॉर एग्जांपल रशिया में है, फिर मेरा नेक्स्ट वर्कशॉप है यूरोप में कहीं पे, पूरा टाइम जोन हम जंप कर दें, वेदर चेंज हो जाता है एंड इट अफेक्ट्स योर बॉडी। तो इट्स नॉट वेरी इजी बट इट्स फन, एंड क्योंकि मुझे डांस पसंद है, मेरा पैशन है, तो मैं इसको बहुत इन्जॉय करता हूँ। दिवेश जी, अभी आपने बहुत ही बेहद ख़ास एक अंदाज़ दिखाया घूंघट का, तो हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने किसी घराने से सीखा है, और आपने अगर सीखा है तो आप अभी के नए लोगों को किस घराने से कहेंगे कि सीखना चाहिए? सभी घराने बहुत अच्छे, खास करके हमारे कथक में 3 मेजर घराने हैं। एक तो है लखनऊ, जयपुर, बनारस, और रायगढ़ घराना भी है जो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट उसकी भी बहुत प्यारी चीज़ें हैं। मैंने शुरू किया था जयपुर घराना, तो मेरे अंदर जयपुर घराने का बेस है जी। तो उसके बाद जब मैं महाराज जी के वीडियोस देखना मैंने शुरू किया, और मैंने कहा कि मुझे अगर इसका 0.1% भी आ गया ना पूरी लाइफ में, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। तो मैंने जब वो वीडियो देखा तो मैंने बोला अब मेरे को ये सीखना है। तो महाराज जी के वर्कशॉप में मैं गया, वहाँ मैंने ऑडिशन दिया। हर किसी को वहाँ वर्कशॉप में ऑडिशन देना पड़ता है जी। तो आप जब सिलेक्ट हो गए तो आपको बैच वाइज डाला जाता है, जूनियर, सीनियर वगैरह जी। तो मैंने 3 टुकड़े प्रिपेयर किए थे, एक चक्रधार कर दिया प्रिपेयर, 2 साधे कर दिए। तो तत तत थई तिगदा तत थई तत तत तिगदा तत तिगदा तिग दिग थई तिगदा तत थई थई थई, ऐसे सिंपल वाले जी, नटवरी। और मैंने परफॉर्म कर लिया। अब परफॉर्म कर रहा हूँ तो फिर उसके बाद तालियां बज रही है। मैंने बोला अब तो मर गया, अब तो मैं फंस गया हूँ। तो शाश्वती दीदी जो हैं महाराज जी की बहुत ही मेन स्टूडेंट जी, 50 साल से ज़्यादा उन्होंने सीखा है महाराज जी से। उन्होंने कहा नीचे आ जाइए आप। तो मैंने कहा नहीं, मैंने 2 और सीखा है, मैं और करूँगा। कह रही तुम नीचे आ जाओ जल्दी, तुम्हें बैच में डालना है। और मुझे सीनियर बैच में डाल दिया। क्या बात है। तब से मैं महाराज जी से जुड़ा हूँ, और लखनऊ घराने की जो बारीकियाँ हैं, जो न्यूएंसेस, डिटेलिंग, वो सब मैं महाराज जी को देखकर सीखा हूँ। क्या बात है। महाराज जी ने तो 3 साल तक तो मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी थी, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं था। मैं बस उनको देखते, वो सोचते थे मुझे देखते क्यों रहता है हमेशा। वो अगर 6 घंटे की वर्कशॉप है ना, मेरा क्लास 2 घंटे का है, वो 4 घंटे में उनको खाली देखता हूँ, कैसे उनका हाथ हिल रहा है, उनकी नज़र कैसे जा रही है, उनका सब कुछ मैं देखता हूँ। उसी से मैं सीखा। फिर उन्होंने मुझे एक बार बोला इधर आओ बेटा, मैं तुम्हारी आवाज़ कभी सुनी नहीं है। फिर आई थिंक 2019 में मैंने खुल के उनसे बात किया था। उनकी जो लास्ट वर्कशॉप हुई थी, जो मैंने अटेंड की थी मुंबई में, तभी मैंने उनसे बात किया था। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी, यार तुमने कितना प्यारा डांस किया है, घर मोरे परदेसी और तबाह हो गए। मैंने कहा ये आपने कहाँ देख लिया? तो कह रहे मैंने देख लिया तुम्हारा वीडियो, तुमने तो माधुरी से भी अच्छा डांस कर लिया। और वो मेरे लिए सबसे बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट था कि महाराज जी इज सो ओपन माइंडेड एंड एक्सेप्टिंग। क्या बात कि मैं बॉलीवुड भी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कथक के मूवमेंट्स भी डाले, एंड ही हैज़
अप्रिशिएटेड मी, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो मैं अभी नहीं कहता हूँ कि मैं किसी घराने को बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी मेरा जो घराना है वो है घराना पंडित बिरजू महाराज जी। क्या बात है, क्या लखनऊ घराने को पूरा उन्होंने चेंज करके उनको उसको शुद्ध कर दिया है, मतलब उन्होंने कथक को ही शुद्ध कर दिया है। तो मेरे लिए इट्स नॉट लखनऊ घराना एनी मोर। मेरे को नहीं पता क्या लखनऊ घराना कहाँ से शुरू हुआ, कौन थे, क्या थे, मुझे कुछ नहीं मालूम है, बट मुझे ये मालूम है कि मैं पंडित बिरजू महाराज जी घराना करता हूँ। आप पंडित बिरजू महाराज जी के शिष्य हैं, ये बहुत ही गौरव की बात है। आपने बहुत लोगों से सीखा, आपकी जर्नी है। अब डांस के प्रति जागरूकता भी बहुत है और इसके प्लेटफॉर्म भी बहुत हैं, लेकिन छोटे छोटे जगहों पे डांस को, उसके प्रशिक्षण को कैसे ले लाया जाए, इसके लिए आपके दिमाग या जहन में कुछ है? मेरा जो लाइफ का मेन मोटो है वो ये है कि दुनिया के कोने कोने में कथक पहुंचना चाहिए, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक डांस पहुंचना चाहिए। और मेरी यही कोशिश है कि मैं हर देशों में या इंडिया के किसी भी छोटे से छोटे गांव में भी, जैसे मैं शांतिपुर जब गया था, वो तो मेरे लिए गांव ही है अगर मैं मुंबई से आ रहा हूँ, बट वहाँ भी मैंने देखा कि लोग कितने टैलेंटेड है हर जगह। तो ये मेरा एम है। अब मैं जब फॉरेन जाता हूँ बाहर देशों में, वहाँ जाकर तो मैं उनको थोड़ा बोलूँगा कि भैया धा दिन दिन दा करो, वो लोग का इंटरेस्ट बढ़ेगा ही नहीं। अब इन फॉरेनर्स को कैसे कथक में लाया जाए, तो ये टेक्निक मैंने सोची अराउंड 6-7 साल पहले जब मुझे बुलाया गया था चाइना में। मैंने सोचा मैं इनको ना काहे छेड़ सिखाऊंगा, मोहे रंग दुलाल सिखा दूंगा, ओरे पिया सिखाऊंगा। ये जो गाने जो सेमी क्लासिकल बेस्ड हमारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स है, तो वो लोग को मैं अभी मैंने ओरे पिया लगा दिया, उन्होंने वो सुना है गाना, उनको बहुत पसंद है। हाँ हमें इसमें ही सीखना है डांस, चलो ठीक है इस पर डांस सीखना है। अभी कथक के मूवमेंट्स मैंने कर दिया, उनको थोड़ा राधा कृष्ण बता दिया कि यहाँ से कृष्ण आए, वहाँ से राधा मटकी लेके जा रही है, फिर फेंका और वो उसकी मटकी, तो उनको लगा वाह ये तो इंडियन डांस में तो स्टोरीज भी होती हैं। सब सीखने के बाद 1-1.5 साल सीखने के बाद फिर मैंने उनको बताया तुम लोग एक्चुअली कथक डांस सीख रहे हो, तुम लोग बॉलीवुड नहीं सीख रहे हो। बॉलीवुड तो 20% है, 80% तुम कथक सीख रहे हो। अब उसमें से कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कथक केंद्र में आए हैं दिल्ली में और प्रोफेशनल कथक सीख रहे हैं। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रोफेशनल कथक डांसर्स हैं चाइना में। तो ऐसे फॉरेनर्स को बॉलीवुड के थ्रू मैंने उनको कथक में लाने की कोशिश की है। और जब वो लोग का इंटरेस्ट बढ़ता गया इंडियन क्लासिकल कथक की तरफ, तो वो लोग खुद से, अब तो दरवाज़ा खुल गया, अब जहाँ जाना आपको सीख लो, गुरु ढूंढ लो अपना और सीख लो। तो ये मेरी कोशिश रही है। तो दिस इज़ माई लाइफ्स मेन मोटो कि इंडियन क्लासिकल, इंडियन कल्चर और हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो लार्ज और रिच कल्चर है और हमारे जो 8 क्लासिकल फॉर्म्स है, एटलीस्ट कथक को मैं प्रमोट कर लूँ, ये मेरी कोशिश है। अभी आपने कहा कि आप जब बाहर सिखाने गए तो बच्चे को जो बॉलीवुड का गाना सुनाए और उनको वो गाना सुना हुआ था, उस पर वो डांस करने लगे। बाद में जब उनको आप बताइए आप जो सीख रहे थे इसमें बॉलीवुड 20% था और 80% कथक था, तो आपका जो ये ट्रेंड है, आप जो भारतीय संस्कृति को पहुंचा रहे हैं, तो वो उसका स्वरूप कितना दूर तक जाएगा? तो ये जो मैंने ट्रेंड स्टार्ट किया वो इसीलिए स्टार्ट किया, जैसे मैंने बताया कि ताकि बच्चों का और फॉरेनर्स का इंटरेस्ट हमारे कथक की तरफ बढ़े जी। और बॉलीवुड जो है ना वो थोड़ा कथक फ्रेंडली भी है जी। और कथक भी है ना वो थोड़ा बॉलीवुड फ्रेंडली है जी। अब आपने ओडिसी तो देखा नहीं होगा इतना, या मणिपुरी नहीं देखा होगा, ये लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं है कि बॉलीवुड में उनके गाने बन जाएँ, कोरियोग्राफी हो जाए। तो इसीलिए बॉलीवुड का हेल्प लिया है। जब महाराज जी ने भी बॉलीवुड में कोरियोग्राफ किया है, काहे छेड़ किया है, मोहे रंग दुलाल किया है, और महाराज जी जैसे गुरु जो मेरे गुरु है, उन्होंने जब ये किया है काम, तो मैं तो उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके ये थोड़ा कर रहा हूँ कि चलो अब बॉलीवुड के सॉन्ग जो है, जो हमारे जिसमें टुकड़े भी हैं अंदर सॉन्ग के अंदर, बहुत सारे सॉन्ग्स है उसमें, तोड़े टुकड़े हैं, तिहाइयाँ हैं, कुछ जुगलबंदी है, उसी को लेकर उनको सिखाना, क्योंकि वो म्यूज़िक इज़ अट्रैक्टिव। जब म्यूज़िक अट्रैक्टिव होगा और पैकेजिंग आपका अट्रैक्टिव है तो लोग आएंगे उसमें। जी जी। अगर आपका पैकेजिंग एकदम क्लासिकल है, इतना हैवी है, जो बिल्कुल ही जो बोलते हैं ना जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसको क्लासिकल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और मैं उसको आते ही जपताल सिखा दूँ तो बोलेगा भैया मुझे नहीं सीखना है, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सेम इन साइंस भी वैसे ही, आपको हर चीज़ का बेस सीखना है। तो वही मैंने किया है एंड आई थिंक दिस ट्रेंड इज़ वर्किंग बिकॉज इसी से मुझे पॉपुलैरिटी मिली है। पहले मैं जैज़ और कंटेम्प्रेरी करता था, मैंने उसी से स्टार्ट किया
फिर मैंने वो धीरे धीरे छोड़ दिया बिकॉज मुझे पता था कि फ्यूचर इज़ क्लासिकल, और अगर नहीं भी है फ्यूचर क्लासिकल लेकिन मुझे उसको आगे ले जाना है, बिकॉज बहुत कम लोग हैं इस जनरेशन में जो क्लासिकल कर रहे हैं और उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू डू हिप हॉप वगैरह कर रहे, क्रम्पिंग, सालसा वगैरह, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो आई डोंट वांट टू डू दैट, मुझे वो नहीं करना है, मुझे हमारे कल्चर को आगे ले जाना है। इसीलिए मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, महाभारत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे द्रौपदी हरण बताना है जी। और जब मुझे पता ही नहीं कि उसकी फीलिंग कैसी थी द्रौपदी की, हुआ ही क्या उसके साथ और क्यों हुआ, वो अगर द्रौपदी चीरहरण नहीं होता तो महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। बिल्कुल। तो उसकी जो फीलिंग है और उसका जो प्यार है कृष्णा की तरफ, ये सारी स्टोरीज अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या एक्सप्रेशन दूँ और मैं जी। क्या सिखाऊं। तो यही है। और कथक मतलब क्या, इट्स कथा, स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो डांस तो यही है, भाव वगैरह, कथा। दरअसल आपके इसी चीज़ को लोगों ने एक नाम दिया है, कथक वुड। अच्छा। कथक और बॉलीवुड के मिश्रण को। तो आपसे ये बातें आ गई, कथक वुड का मिश्रण कैसे हुआ? तो बहुत ही क्रिएटिव नाम बताया आपने, कथक वुड, बट मैं चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसे कोई नाम ना बनाएं, और हमारा कथक है तो कथक ही रहे। फ्यूजन भी है, बट ऐसा ना हो कि लोग ना फ्यूजन करने लगते हैं, फ्यूजन के जगह पे वो कन्फ्यूजन होने लगता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी स्टाइल का अगर आपको फ्यूजन भी करना है तो पहले उसका शुद्ध जो है पार्ट वो सीखिए। अगर आपको कथक का फ्यूजन करना है तो पहले आप कथक प्रॉपर सीखिए। जी। जब आपको प्रॉपर कथक का नॉलेज है फिर आप उसमें क्रिएटिविटी कीजिए अपनी। बट अगर आपके पास आधा नॉलेज कथक का है, थोड़ा नॉलेज भरतनाट्यम का है, सेम म्यूजिशियंस के लिए भी ऐसा ही है। जब एक तबला आर्टिस्ट है, उसने प्रॉपर तबला सीखा ही नहीं है बराबर से और वो कुछ और इंस्ट्रूमेंट पे जंप कर रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूजिंग। तो बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जो फ्यूजन करते हैं, मैं उनको कहता हूँ आपका कन्फ्यूजन बहुत ही अच्छा था। फ्यूजन कन्फ्यूजन। तो कथक वुड जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है अभी, कथक ही रखेंगे उसको। और मैं तो सेमी क्लासिकल हमेशा कहता हूँ। जी। वो अलग बात है कि सेमी क्लासिकल में मेरा क्लासिकल ज़्यादा होता है, सेमी कम होता है। तो ये एक तरीका है लोगों को ले आने का। और सपोर्ट तो मुझे सबसे ज़्यादा अपनी मॉम का रहा है। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ही ना हो तो आई डोंट थिंक आप कितने भी टैलेंटेड हो लाइफ में, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और मॉम का बहुत सपोर्ट रहा है। उसके बाद मेरे जो इंस्पिरेशन रहे हैं वो ऑफ कोर्स गुरु पंडित बिरजू महाराज जी रहे हैं, और मैं उनके ही दिखाए हुए रास्तों पे चल रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे नॉलेज दिया है। जो वो कहते हैं हमेशा कि बेटा जो भी कर रहे हो उसको सही ढंग से पहले करो और फिर बाद में आप उसका फ्यूजन करो, क्रिएटिविटी करो बाद में। पहले बहुत कुछ सीख लो। जी। ओके, सारा सीखने के बाद देन आप खुद ही क्रिएटिविटी, आपका दिमाग खुद ही चलने लगेगा। जी। आपकी माँ को बहुत बहुत प्रणाम है कि आपके लिए वो इंस्पिरेशन है। दिवेश जी, हमें ये बताइए कि आपने वर्कशॉप बहुत सारे किए, बच्चों को प्रशिक्षित किया, आपने बहुत सारे डांस के स्टाइल को मिक्स करके उसको सही दिशा में ले गए, लेकिन आगे आपकी चाहत क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? तो आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा जो गोल है या मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि पहली बात तो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डांस कंपनी, मेरा एक सपना है कि मेरा एक डांस कंपनी हो, एक प्रोडक्शन हो। जो मैंने सीखा है, जैसे मैंने कहा, जो भी मैंने सीखा है उसी का क्रिएटिविटी करके, उसका फ्यूजन करके, सही तरीके से फ्यूजन करके मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंडली यही है कि कथक हर जगह फैलाना है। जी। एंड थर्डली ये है कि मुझे बॉलीवुड में, क्योंकि मैं बहुत सिनेमा फ्रेंडली हूँ और मुझे एग्जैक्टली पता है कि कैमरा में क्या चाहिए, कितना मूवमेंट चाहिए, कैसे चाहिए, तो मैं बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा काम करना चाहता हूँ, सॉन्ग्स करना चाहता हूँ। कथक का जो नाम है, जो कथक की जो रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन किए हुए, ना कि कोई अजीब से सॉन्ग पे आजकल हो रहा है एक आइटम नंबर पे आपने कथक कर लिया, ऐसा नहीं है। तो अच्छा काम करना चाहता हूँ। सरोज जी मेरी इंस्पिरेशन है, उनसे सीखकर जो भी उन्होंने काम किया उसको मैं स्टडी करता हूँ और वैसा ही कुछ करना चाहता हूँ मैं। दिवेश जी, आप विश्व स्तर पर बहुत ही ख्याति लब्ध हो चुके हैं, ख्याति लब्ध कलाकार हैं, आपकी चर्चा है, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं आप। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी ख्याति को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, और आप उस ख्याति को कैसे रोके हुए हैं? क्योंकि आजकल लोग बहुत जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं और उसी तरह उतर भी जाते हैं। तो इसको संभाले हुए कैसे हैं? आज हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को संदेश दीजिए। खैर मुझे तो पता नहीं कि मैं पॉपुलर हो रहा हूँ, मुझे आपके थ्रू पता चलता है कि मैं पॉपुलर हो रहा हूँ। बट यही है कि अपना काम करता हूँ। मेरा जो काम है डांस करना, कला को आगे बढ़ाना, मैं वही काम कर रहा हूँ।
अब वो फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है, लोग जी। उसको शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, उससे हम पॉपुलर होते हैं। बट इट्स नॉट मी, मैं नहीं हूँ जो पॉपुलर हो रहा हूँ। ये जो मेरी कला है, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे देखते हैं, वो यही देखते हैं कि कितना अच्छा डांस कर रहा है, कितना करेक्ट कर रहा है, इसकी ट्रेनिंग कैसी है। तो ये चीज़ को लोग पसंद करते हैं। मुझे पर्सनली तो कोई जानता नहीं है, तो इट्स नॉट मी। तो मेरे को उस चीज़ का घमंड भी नहीं आ सकता कि मैं फेमस हो रहा हूँ। मैं तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे वो कला है जो फेमस हो रही है, यहाँ कथक है जो फेमस हो रहा है, जो कथक आर्ट फॉर्म है, या जो बॉलीवुड है, या जो फोक मैं करता हूँ, जी। वो कला फेमस हो रही है। और ये तो मेरी गुरु की ब्लेसिंग्स है, मेरे माता पिता की ब्लेसिंग्स है, और ये लोग फेमस हो रहे हैं। मेरी मॉम का नाम हो रहा है सोसाइटी में, लोग बोलते हैं अरे वाह आपका बेटा। क्या बात है। और मेरी मॉम कितना प्राउड फील करती है। ये मेरी मॉम मुझे कहती थी कि बिल्कुल डांस को करियर मत बनाना। डांस क्या होता है, कोई करियर ही नहीं होता। आज मेरी सबसे बड़ी जो फ़ैन है वो मेरी मॉम और मेरे डैड। हमेशा मैं कुछ भी पोस्ट कर दूँ वो शेयर करते हैं और खुश होते हैं देखकर। तो यही मैं कहना चाहता हूँ हर किसी को भी, इवन जो अपकमिंग आर्टिस्ट है या जो इस्टेब्लिश आर्टिस्ट को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इट्स नॉट यू, इट्स योर आर्ट। आपका जो टैलेंट है वो लोग पसंद करते हैं और उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो घमंड की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। एक कलाकार की भाषा, उसकी विनम्रता ही उसकी पहचान होती है। दिवेश जी के लिए और विनम्र कलाकारों के लिए एक शेर है, हम इश्क के मैदान में सरेआम खड़े हैं, ख़रीदार वही होगा जो सजदा करेगा। दिवेश जी, आज के युवाओं के लिए जो नृत्य को अपना करियर, अपना पेशा जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो फेम के पीछे मत भागिए, ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए। ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है कि 2 या 3 महीने की चीज़ नहीं है, सालों लग जाते हैं, 20-25 साल लगते ट्रेनिंग करने में, सही ट्रेनिंग। तो फेम के पीछे मत भागिए, पैसे के पीछे मत भागिए। अगर आप ट्रेनिंग करोगे, अच्छा डांस करोगे, फेम आपको फॉलो करेगा। और जब आप फेमस हो जाते हो, आपके ऊपर एक बहुत फेम के साथ आपके पास पावर आता है, एंड विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप फेमस होते हो और एक पोजीशन पे आते हो, तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना है कि आप उस आर्ट फॉर्म को सही तरीके से आगे दिखाएं। सो रिमेंबर, विद फेम कम्स पावर एंड विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सही ट्रेनिंग लीजिए, अच्छा सीखिए और अच्छा काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिवेश मिर्चंदानी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ बेहद खास चर्चित नर्तक कोरियोग्राफर श्री दिवेश मिर्चंदानी जी थे। हम फिर मिलेंगे किसी खास व्यक्तित्व के साथ एक मुलाकात कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।